कल्पना की जा सकती है कि एक चुनाव हुआ है और किसी नेता को सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति चुन लिया गया है। हाँ बिल्कुल। मतलब आमतौर पर ये जश्न मनाने का मौका होता है ना, शैंपेन खोलने का, लेकिन यहाँ कोई जश्न नहीं मन रहा है। बिल्कुल नहीं, हालात ही ऐसे नहीं थे। देश 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर है, नागरिक हथियार उठा रहे हैं और दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां दरवाजे पर खड़ी होकर धमकी दे रही हैं कि या तो हमारे साथ आओ या खत्म हो जाओ। ये सच में बहुत डरावना समय था। हाँ, 1793 में जॉर्ज वॉशिंगटन के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कुछ ऐसी ही थी और आज की इस डीप डाइव में हम जॉन मार्शल की किताब द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन वॉल्यूम 5 के जरिए उसी खौफनाक दौर को खंगालने वाले हैं। और देखिए, ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे अक्सर हमारी चमकदार किताबों में बहुत आसानी से बस एक विजयी गाथा की तरफ पेश कर दिया जाता है। हाँ, सब कुछ बहुत महान लगता है पढ़ने में। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि 1793 में कोई भी तय योजना नहीं थी उनके पास। मतलब सब कुछ नया था। हाँ, एक नवजात राष्ट्र जो अभी अभी आजाद हुआ था, उसके लिए हर नया दिन बस अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद था। सच में ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये नया देश एक वैश्विक युद्ध, विदेशी साजिशों और गंभीर घरेलू विद्रोहों की आग से गुजरकर एक मजबूत नींव रख पाया। मैं कहूंगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। मान लेते हैं कि एक नया स्टार्टअप खुला है। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, उसने अभी अभी बाजार में कदम ही रखा है कि अचानक शहर की 2 सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी कंपनियां आपस में खूनी खेल खेलने लगती हैं। हाँ, और दोनों उसी से मदद मांग रहे हैं। बिल्कुल, और दोनों उस नए स्टार्टअप से कहती हैं कि अगर उसने दूसरे का साथ दिया तो उसे कुचल दिया जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जब युद्ध छिड़ा तो वॉशिंगटन के सामने ठीक यही चुनौती थी। एकदम सही कहा आपने। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अमेरिका की अपनी जनता फ्रांस के समर्थन में पागल हुई जा रही थी। मतलब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यहाँ ये बात बहुत मायने रखती है कि ये कोई आम युद्ध नहीं था। तो क्या था ये? मतलब ये विचारधाराओं का टकराव बन चुका था। अमेरिकी जनता को लग रहा था कि फ्रांस की क्रांति भी उसी आज़ादी, समानता और लोकतंत्र के लिए हो रही है जिसके लिए कुछ साल पहले अमेरिका ने ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी थी। हाँ, एक जज्बाती जुड़ाव था। बिल्कुल। और कूटनीतिक रूप से देखा जाए तो फ्रांस एक पुराना सहयोगी था। उसी के पैसे और हथियारों से तो अमेरिका ने अपनी आज़ादी जीती थी। तो एहसान भी था। हाँ, इसलिए जनता की पूरी सहानुभूति पूरी तरह से फ्रांस के साथ थी। उन्हें लगता था कि अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। लेकिन वॉशिंगटन ने यहाँ भावनाओं को दरकिनार करते हुए तटस्थता की घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी जारी कर दी, जो कि एक बहुत ही कड़ा फैसला था। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये फ्रांस के साथ सीधा सीधा धोखा नहीं था? बहुत से लोगों को उस वक्त ऐसा ही लगा था। मतलब मैं सोच रही थी, जिस देश ने आपको आज़ाद कराने में अपना खून और पैसा बहाया, जब वो खुद उसी आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो आप उससे मुंह मोड़ रहे हैं। ये फैसला तो सच में बहुत ही निष्ठुर लगता है। देखिए, सतह से देखने पर ये धोखा लग सकता है और उस समय कई लोगों ने यही तर्क दिया था, लेकिन वॉशिंगटन की नज़र किसी और चीज पर थी। किस चीज पर? देश के अस्तित्व पर। वॉशिंगटन बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनका नया देश, जिसकी अर्थव्यवस्था अभी घुटनों पर है और जिसके पास कोई सुसज्जित सेना तक नहीं है। हाँ, सब कुछ तो नया था। बिल्कुल। वो देश एक नए युद्ध का आर्थिक और सैन्य बोझ उठा ही नहीं सकता था। अगर वो युद्ध में जाते तो शायद अमेरिका वहीं खत्म हो जाता। समझी। लेकिन इस फैसले ने खुद वॉशिंगटन की कैबिनेट में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसने सरकार को लगभग पंगु ही कर दिया था, है ना? हाँ, पूरी तरह से। थॉमस जेफरसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के बीच जो मतभेद थे वे अब एक खुली जंग में बदल गए थे। मार्शल की किताब में इस कैबिनेट युद्ध का बहुत गहराई से वर्णन है। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। तो दोनों पक्षों के तर्क क्या थे उस वक्त? थॉमस जेफरसन और अटॉर्नी जनरल रैंडोल्फ का तर्क बहुत सीधा और आदर्शवादी था। अच्छा। उनका मानना था कि फ्रांस के साथ जो संधियां हुई थीं, वे 2 देशों के बीच हुई थी, सिर्फ सरकारों के बीच नहीं। ओ, मतलब देश तो वही है। बिल्कुल। उनका कहना था कि भले ही फ्रांस में क्रांति हो गई है और सरकार बदल गई है, लेकिन फ्रांस का देश और वहां की जनता तो वही है, इसलिए अमेरिका अपनी पुरानी संधियों से बंधा हुआ है। ये तर्क तो काफी मजबूत लगता है। और दूसरी तरफ हैमिल्टन का क्या कहना था? दूसरी तरफ अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जनरल नॉक्स का नजरिया पूरी तरह से व्यावहारिक और
कानूनी था। उन्होंने क्या कहा? और उन्हें तर्क दिया कि पहली बात तो ये कि फ्रांस ने एक आक्रामक युद्ध शुरू किया है, रक्षात्मक नहीं। अच्छा, मतलब फ्रांस ने खुद हमला किया है। हाँ, और दूसरी बात, चूंकि फ्रांस में सत्ता परिवर्तन बेहद हिंसक रहा है। हाँ, जिसमें राजा की हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल, इसलिए हैमिल्टन का मानना था कि पुरानी संधियों को कम से कम तब तक निलंबित किया जा सकता है जब तक वहां एक स्थिर और मान्यता प्राप्त सरकार ना बन जाए। दोनों ही तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। और इस सरकारी बहस का असर सिर्फ कमरों तक नहीं रहा, ये सड़कों पर भी दिखने लगा था। सड़कों पर तो जैसे आग ही लग गई थी। हाँ, इस तटस्थता की नीति का विरोध करने के लिए पूरे अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का जन्म होने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। स्रोत बताते हैं कि ये क्लब पेरिस के जैकोबिन क्लब की तर्ज पर बने थे। अब यहाँ थोड़ा रुककर इस जैकोबिन क्लब वाले हिस्से को समझना होगा। हाँ जी, जरूरी है। मैं बताऊंगी कि ये कोई आम बहस करने वाले क्लब नहीं थे, है ना? मतलब ऐसा नहीं था कि लोग बस चाय पीकर राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। पेरिस का जैकोबिन क्लब वही चरमपंथी समूह था जिसने फ्रांस में रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का राज शुरू किया था। बाप रे। हाँ, उन्होंने सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं बल्कि हजारों आम लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। सिर्फ शक के आधार पर? बिल्कुल। तो जब अमेरिका में उसी तर्ज पर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बनने लगी तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध या असहमति नहीं थी। तो क्या था ये? ये क्लब सीधे तौर पर सरकार की विदेश नीति को हाईजैक करने और देश में एक हिंसक वैचारिक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे। वे वॉशिंगटन की तटस्थता को कायरता मान रहे थे। और ठीक इसी उथल-पुथल और गुस्से के बीच एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने कूटनीति की सारे मर्यादाएं ही तार-तार कर दी। अरे हाँ, सिटीजन जेनेट। हाँ, फ्रांस का नया मंत्री, जिसे सिटीजन जेनेट कहा जाता था, उसके हरकतें तो ऐसी थी जैसे कोई मेहमान किसी के घर जाए, उसी घर के बच्चों को घर के मुखिया के खिलाफ भड़का दे। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और फिर धमकी दे कि अगर उसे रोका गया तो वो उस मुखिया को ही घर से बाहर निकाल देगा। मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सच कहूं तो ये सिटीजन जेनेट का ड्रामा कूटनीतिक इतिहास के सबसे दुस्साहसिक और अजीब अध्यायों में से एक है। उसने किया क्या था शुरुआत में? देखिए, नियम के अनुसार किसी भी विदेशी राजनयिक को सीधे देश की राजधानी में जाना चाहिए, जो उस समय फिलाडेल्फिया थी। हाँ, आम प्रोटोकॉल यही है। और वहां जाकर राष्ट्रपति के सामने अपने कागजात पेश करने चाहिए। लेकिन जेनेट ऐसा नहीं करता। वो दक्षिण में चार्ल्सटन के बंदरगाह पर उतरा, जानबूझकर। बिल्कुल। वहां उसने देखा कि लोग फ्रांस के भारी समर्थन में हैं। उसने इस जन भावना का पूरा फायदा उठाया और बिना अमेरिकी सरकार से मिले, बिना कोई अनुमति लिए, उसने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, उसने अमेरिकी जहाजों को प्राइवेटियर्स के रूप में कमीशन करना शुरू कर दिया। मतलब अगर मैं सही समझ रही हूँ तो प्राइवेटियर्स का मतलब हुआ कि उसने आम अमेरिकी नागरिकों और उनके जहाज़ों को हाँ, फ्रांस की तरफ से ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला करने और लूटने का आधिकारिक लाइसेंस दे दिया, वो भी अमेरिकी जमीन से। सही कहा आपने। ये सीधे सीधे एक संप्रभु राष्ट्र के अधिकारों का हनन था। कोई विदेशी राजदूत किसी दूसरे देश के नागरिकों को अपनी युद्ध मशीन का हिस्सा कैसे बना सकता है? ये तो पागलपन है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जेनेट के उकसावे पर द ग्रेंज नामक एक ब्रिटिश जहाज को तो अमेरिकी जल क्षेत्र के अंदर ही पकड़ लिया गया। ओह, मतलब अमेरिका की समुद्री सीमा के अंदर? हाँ, ये एक ऐसा भयंकर कदम था जो ब्रिटेन को अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। और वॉशिंगटन की सरकार बस ये सब देख रही थी। मार्शल की किताब में द लिटिल सारा नाम के एक जहाज का जिक्र है जिसने इस पूरे विवाद को एकदम चरम पर पहुंचा दिया था। द लिटिल सारा की घटना तो और भी हैरान करने वाली है। जेनेट ने एक पकड़े गए ब्रिटिश जहाज का नाम बदलकर पेटी डेमोक्रेट यानी द लिटिल सारा रखा, उसे फिलाडेल्फिया में ही तोपों से लैस किया, राजधानी में। हाँ, और अमेरिकी सरकार के सीधे और स्पष्ट आदेश के बावजूद उसे समंदर में ब्रिटेन पर हमला करने के लिए भेज दिया। जब सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया तो जेनेट का जवाब क्या था? जेनेट का जवाब हर कूटनीतिक शिष्टाचार से परे था। उसने खुलेआम धमकी दी कि वो जॉर्ज वॉशिंगटन के फैसलों के खिलाफ सीधे अमेरिकी जनता से अपील करेगा। क्या वो सीधे जनता के पास जाने की धमकी दे रहा था? उसे पूरा यकीन था कि अमेरिका की सरकार कमजोर है और असली ताकत उन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज और फ्रांस समर्थक जनता के पास है। मतलब वो सोच रहा था कि वो राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, वो अमेरिकी राष्ट्रपति को उसी के घर में, उसी के लोगों के बीच चुनौती दे रहा था।
अगर वॉशिंगटन उस वक्त जरा भी झुक जाते तो अमेरिका शायद कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा ही नहीं हो पाता। ये तय था कि फिर अमेरिका हमेशा यूरोप की कठपुतली ही रहता। लेकिन वॉशिंगटन ने धैर्य बनाए रखा, कैबिनेट में आम सहमति बनाई और आखिरकार फ्रांस सरकार से जेनेट को वापस बुलाने की औपचारिक मांग कर डाली, जो कि एक बहुत ही कड़ा लेकिन जरूरी कदम था। लेकिन फ्रांस की ये समस्या अभी ठीक से सुलझी भी नहीं थी कि ब्रिटेन ने अमेरिका पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मतलब एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। यही वो बिंदु है जहां विदेशी खतरे अमेरिका की घरेलू नीतियों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ब्रिटेन ने क्या किया? 8 जून 1793 को ब्रिटेन ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत तटस्थ अमेरिकी व्यापारिक जहाजों को समंदर में जब्त किया जाने लगा, बिना किसी वजह के। और ब्रिटेन का तर्क था कि चूंकि फ्रांस में अकाल जैसी स्थिति है, इसलिए वह फ्रांस जाने वाले अनाज और रसद से भरे किसी भी अमेरिकी जहाज को रोकेगा ताकि फ्रांस भूखा मरे। और इसका सीधा नुकसान अमेरिकी किसानों और व्यापारियों को हो रहा था। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और नई मुसीबत आ गई। अल्जीरियाई समुद्री डाकुओं ने अटलांटिक महासागर में 11 अमेरिकी जहाजों को पकड़ लिया और उनके नाविकों को बंदी बना लिया। हाँ, ये एक अलग ही तरह का संकट था। ये तो ऐसा था जैसे हर तरफ से अमेरिका पर हमले हो रहे हों और उसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। देश बिल्कुल बेबस लग रहा था। और इसी बेबसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक तीखी बहस छेड़ दी। जेम्स मैडिसन ने कांग्रेस में ब्रिटेन के खिलाफ कड़े वाणिज्यिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। उनका सोचना था कि आर्थिक दबाव काम करेगा। हाँ, उनका मानना था कि ब्रिटेन को आर्थिक चोट पहुंचाकर ही रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सबके सामने आ गई। कैसी सच्चाई? साउथ कैरोलिना के विलियम स्मिथ जैसे नेताओं ने तर्क दिया कि देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, उसका पूरा व्यापारिक तंत्र ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश क्रेडिट पर बहुत अधिक निर्भर है। अच्छा, मतलब अमेरिका खुद ब्रिटेन पर निर्भर था। बिल्कुल। अगर अमेरिका ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगाता है तो खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो मतलब एक तरफ ब्रिटेन की दादागिरी सहनी पड़ रही थी और दूसरी तरफ समुद्री डाकू नागरिकों का अपहरण कर रहे थे। हालत बहुत खराब थी। और मुझे लगता है इसी लाचारी ने अमेरिकी नौसेना के जन्म की नींव रखी। एकदम सही। कांग्रेस में 6 युद्धपोत यानी फ्रिगेट्स बनाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मार्शल की किताब बताती है कि इसका भी भारी विरोध हुआ था। हाँ, बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों, जब आपके नागरिक लूटे जा रहे हैं, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है, तो सेना बनाने का विरोध कौन करता है भला? देखिए, इस विरोध के पीछे एक गहरी वैचारिक चिंता थी। जो लोग नौसेना बनाने का विरोध कर रहे थे, उनका तर्क था कि अगर एक बार एक स्थायी सैन्य ढांचा या नौसेना बन गई तो क्या होगा? तो ये सरकार के खर्चे और राष्ट्रीय कर्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। पैसे की चिंता। सिर्फ पैसे की नहीं, इससे भी बड़ी चिंता ये थी कि एक शक्तिशाली सेना भविष्य में अमेरिका को बेवजह यूरोपीय युद्धों में धकेल देगी। अच्छा, उन्हें डर था कि सेना होगी तो हम लड़ेंगे भी। बिल्कुल। अमेरिका की जो मूल परिकल्पना थी वो एक शांतिपूर्ण कृषि प्रधान देश की थी, न कि एक सैन्य महाशक्ति की। ये तो अजीब है। कुछ नेताओं का तो यहाँ तक कहना था कि विदेशी ताकतों से सुरक्षा खरीद लेनी चाहिए या इन समुद्री डाकुओं को पैसे देकर शांति बनाए रखनी चाहिए। क्या बात करे, ये तर्क तो पूरी तरह से खोखला लगता है। मतलब क्या कागजी प्रस्तावों और संधियों से उन समुद्री डाकुओं को डराया जा सकता था जिनके हाथ में हथियार हों? यही तो बहस का मुख्य मुद्दा था। जब राष्ट्र के पास अपने नागरिकों की रक्षा करने की अपनी खुद की कोई ताकत ही ना हो, तो फिर ऐसी स्वतंत्रता का क्या मोल रह जाता है? और यही वो वैचारिक बदलाव था जो वॉशिंगटन और उनके समर्थकों ने देश में लाने की कोशिश की। नौसेना बनाने का ये फैसला केवल तात्कालिक रक्षा का कोई उपाय नहीं था। तो ये क्या था? ये इस बात की स्पष्ट घोषणा थी कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के रहमो करम पर नहीं रहेगा, वो एक मजबूत सैन्य शक्ति बनेगा। ये कदम भविष्य के अमेरिका की दिशा तय कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप जहाज बनाने और सेना खड़ी करने की बात करते हैं, अगला सवाल अपने आप आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, पैसे कहाँ से आएंगे? और इसी एक सवाल ने अमेरिका को उसके पहले बड़े घरेलू संकट में धकेल दिया। हाँ, द विस्की रिबेलियन। नौसेना और रक्षा खर्च जुटाने के लिए सरकार ने डिस्टिल्ड स्पिरिट्स यानी शराब पर उत्पाद शुल्क लगा दिया, जिसे एक्साइज टैक्स कहते हैं, और इसी ने जन्म दिया विस्की विद्रोह को। इस विद्रोह को समझने के लिए हमें उस समय के पश्चिमी पेंसिल्वेनिया की जमीनी हकीकत को थोड़ा करीब से देखना होगा। वहां क्या खास था? देखिए, ये सिर्फ शराब पीने वालों पर लगने वाला कोई आम टैक्स नहीं था। उस इलाके में सड़कें इतनी खराब थीं कि किसान अपना भारी अनाज पहाड़ियों के पार पूर्वी बाजारों तक नहीं ले जा सकते थे। तो वो उसे बेचते कैसे थे? वही तो बात है।
यात्रा में ही अनाज सड़ जाता था, इसलिए वे उस अनाज को प्रोसेस करके उससे विस्की बनाते थे। ओह, तो विस्की उनके लिए सिर्फ शराब नहीं थी? बिल्कुल नहीं, विस्की खराब नहीं होती थी, उसे ले जाना आसान था, और सबसे बड़ी बात, वो वहां मुद्रा यानी करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी। लोग विस्की से ही अपना सामान खरीदते और बेचते थे। अच्छा, यानी ये टैक्स उनकी किसी खराब जीवन शैली पर नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था। एकदम सही। और इसका विरोध इतना उग्र हो गया कि ये एक सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। मार्शल लिखते हैं कि लगभग 7,000 विद्रोही हथियार उठाकर खड़े हो गए थे। 7,000 लोग उस समय बहुत बड़ी संख्या थी। और उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने टैक्स अधिकारियों जैसे जनरल नेविल के घरों पर हमले किए, उन्हें जला दिया और सरकारी डाक तक लूट ली। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही थी। और उन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ने, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, इस विद्रोह की आग में घी डालने का ही काम किया। देखिए, ये स्थिति किसी भी नई सरकार के लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसी थी। इस विद्रोह से एक बहुत ही बुनियादी और खतरनाक सवाल खड़ा हो गया था। वो क्या? क्या एक नई लोकतांत्रिक सरकार जो अभी-अभी जनता की इच्छा से बनी है, अपने ही बनाए कानूनों को लागू करने के लिए अपनी ही जनता के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग कर सकती है? ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट था। बहुत बड़ा। अगर सरकार पीछे हटती है तो संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। ये तो ऐसा था जैसे किसी नई गगनचुंबी इमारत की नींव का परीक्षण एक भयानक भूकंप में हो रहा हो। अगर नींव जरा भी कमजोर हुई तो पूरी इमारत ढह जाएगी। बिल्कुल सटीक रूपक है ये। तो वॉशिंगटन के लिए ये सच में एक मेक और ब्रेक पल था। उन्होंने क्या किया? वॉशिंगटन ने पहले तो शांति और बातचीत के सारे रास्ते आजमाए। उन्होंने दूत भेजे, चेतावनियां दी, लेकिन वो माने नहीं। जब विद्रोहियों ने कोई समझौता नहीं किया तो वॉशिंगटन ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने 4 राज्यों से 12,000 सैनिकों की मिलिशिया बुलाई। 12,000 सैनिक? हाँ, ये कोई छोटी सेना नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उस सेना से भी बड़ी थी जिसका नेतृत्व वॉशिंगटन ने अमेरिकी क्रांति के दौरान कई मुख्य लड़ाइयों में किया था। बाप रे, अपनी ही जनता के खिलाफ इतनी बड़ी सेना! और एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए एक मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में वे खुद उस सेना के साथ मोर्चे की तरफ निकल पड़े। मतलब एक मौजूदा राष्ट्रपति का अपनी ही जनता के खिलाफ सेना लेकर खुद निकलना, ये तो बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि संघीय कानून सर्वोपरि है। हाँ, इससे कड़ा संदेश और क्या हो सकता था। और इसका असर भी हुआ है ना। इतनी विशाल और सुसज्जित सेना को देखकर विद्रोहियों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने बिना किसी खून खराबे के आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे अच्छी बात यही रही कि कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ। और इसी बीच एक और मोर्चे पर जनरल एंथनी वेन ने मियामिस में मूल निवासी भारतीय जनजातियों को एक निर्णायक लड़ाई में हरा दिया, जिससे पश्चिमी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई। तो एक साथ 2 बड़े खतरे टल गए। हाँ, सरकार ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ कानून बना सकती है, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करने की ताकत भी रखती है। तो अगर हम देखें, घरेलू मोर्चे पर ये एक बहुत बड़ी जीत थी। सरकार की साख पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। लेकिन बाहरी दुनिया से जो खतरा था वो तो अभी टला नहीं था ना। ब्रिटेन के साथ युद्ध के बादल अब भी मंडरा रहे थे और यही वॉशिंगटन का अगला बड़ा इम्तिहान था। और इसी युद्ध को टालने के लिए वॉशिंगटन ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कड़वा और अलोकप्रिय फैसला साबित हुआ। जे की संधि, यानी जेएस ट्रीटी। बिल्कुल। उन्होंने जॉन जे को विशेष दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा ताकि एक शांति संधि पर बातचीत की जा सके। 1794 के अंत में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन जब ये अमेरिका पहुंची तब क्या हुआ? जब इस संधि की शर्तें अमेरिका पहुंची तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। जनता का गुस्सा सच में 7वें आसमान पर था। और अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो जनता का गुस्सा पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं था। शर्तें इतनी बुरी थी क्या? बहुत बुरी थी। संधि की शर्तें अमेरिका के लिए बहुत ही अपमानजनक थी। विशेष रूप से वेस्ट इंडीज के साथ व्यापार को लेकर जो शर्तें ब्रिटेन ने थोपी थीं, वे अमेरिका के आर्थिक हितों को भारी नुकसान पहुंचाने वाली थी। तो ये तो एक तरह से आत्मसमर्पण जैसा हो गया। जनता ने इसे अमेरिका के सम्मान के साथ सीधा सीधा समझौता माना। उन्हें लगा कि हमने आजादी की लड़ाई व्यर्थ ही लड़ी। मार्शल लिखते हैं कि शहर शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। जॉन जे के पुतले फूंके गए। लोगों ने तो उनके घर तक पर पथराव किया था। ओहो, लोगों ने इसे सीधा सीधा ब्रिटेन के सामने घुटने टेकना और फ्रांस के साथ विश्वासघात माना।
सीनेट ने भी बड़ी मुश्किल से और कुछ कड़े संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दी थी। हाँ, पास होना बहुत मुश्किल था इसका। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वॉशिंगटन ने इस संधि पर हस्ताक्षर करके जानबूझकर अपनी लोकप्रियता की बलि दी थी? मतलब क्या एक बुरा समझौता किसी समझौते के न होने से बेहतर था उस वक्त? देखिए, कूटनीति में कई बार आपको अच्छे बुरे में से नहीं चुनना होता। तो फिर किस में से चुनना होता है? आपको बुरे और सबसे बुरे में से चुनना पड़ता है। वॉशिंगटन और उनके सलाहकारों को बहुत अच्छी तरह पता था कि ये संधि परिपूर्ण नहीं है, बल्कि कई मायनों में ये सच में अपमानजनक है। तो फिर उन्होंने इसे क्यों माना? क्योंकि सबसे बुरा विकल्प क्या था? ब्रिटेन के साथ एक और भयंकर युद्ध, जो वो पहले ही अवॉइड कर रहे थे। बिल्कुल, एक ऐसा युद्ध जो अमेरिका के व्यापार को पूरी तरह नष्ट कर देता, उसे एक ऐसे कर्ज के जाल में धकेल देता जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाता, और संभवतः इस नए राष्ट्र का हमेशा के लिए अंत कर देता। तो ये सब सर्वाइवल के लिए था। हाँ, ये संधि राजनीतिक रूप से भले ही कितनी भी विषैली थी, लेकिन कूटनीतिक रूप से इसने अमेरिका को सबसे कीमती चीज दी, और वो थी वक्त। हाँ, टाइम। इसने अमेरिका को वो बहुमूल्य समय दिया जो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और भविष्य में सैन्य रूप से मजबूत होने के लिए चाहिए था। भारी जन विरोध के बावजूद वॉशिंगटन इस फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को देश के भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। हालांकि इस पूरे तनाव के दौरान उनकी अपनी कैबिनेट पूरी तरह बिखर गई। थॉमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जनरल नॉक्स जैसे दिग्गजों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। तनाव इतना था कि कोई भी साथ काम नहीं कर पा रहा था। तो अगर हम देखें 1793 से 1795 के बीच के इन उथल-पुथल भरे सालों ने वाकई अमेरिका के भविष्य की दिशा तय कर दी। पूरी तरह से। जॉन मार्शल की इस किताब से ये स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि वॉशिंगटन का अडिग रुख, कड़वे फैसलों की राजनीतिक कीमत चुकाने की उनकी हिम्मत, जो बहुत कम नेताओं में होती है, बिल्कुल, और एक ध्रुवीकृत समाज में संतुलन बनाए रखने की उनकी कोशिशों ने ही उस नए देश को बिखरने से बचाया था। आज की इस चर्चा को समेटते हुए मार्शल की किताब के पन्नों से एक विचार ऐसा निकलता है जो मुझे लगता है आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक महसूस होता है। कौन सा विचार? वही 18वीं सदी की वे सेल्फ क्रिएटेड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जिन्होंने बिना किसी चुनाव के, बिना किसी संवैधानिक अधिकार के खुद को जनता की असली आवाज घोषित कर दिया था। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प समानांतर है। उन्होंने अपने उग्र प्रचार से सरकार की विदेश नीति को लगभग हाईजैक ही कर लिया था। बिल्कुल, उन समूहों ने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां तर्क और व्यावहारिकता की जगह भावनाओं और उन्माद ने ले ली थी। क्योंकि वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे। हाँ, वे सबसे तेज आवाज में चिल्ला रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि वही पूरा देश है और उनकी आवाज ही देश की आवाज है। तो क्या आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पनपने वाले जो इको चेम्बर्स हैं, जो अनौपचारिक समूह हैं, वे उसी तरह एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है? ये सोचने वाली बात है सच में। मतलब क्या जनता का असली प्रतिनिधित्व चुनाव की शांत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता है, या फिर सोशल मीडिया पर सबसे तेज और उग्र आवाज उठाने वाले समूहों से? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना 1793 में था। बिल्कुल, 1793 के उस संकट और आज के डिजिटल शोर में शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। खैर, श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। हाँ, लोग इस पर खुद विचार कर सकते हैं। मार्शल के इन दस्तावेजों में और भी बहुत कुछ है खंगालने के लिए, लेकिन आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।